बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार मसूद। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अ बिज़नेस। हम बिज़नेस क्यों करते हैं? तो बड़ी आसान और ऑब्वियस सी बात है, बिज़नेस इज़ कैरिड आउट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। हम बिज़नेस इसलिए करते हैं कि हम प्रॉफिट कमा सकें। Need for product costing for profit calculation. Product costing is required to determine the accurate cost of the product and eventually the true profit. यानी इसका मतलब है कि अगर हम प्रोडक्ट की सही कॉस्ट मालूम नहीं करते तो हम कभी भी सही प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट की ट्रू पिक्चर लेने के लिए हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें मालूम करना बहुत ज़रूरी है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं जी। प्रोडक्ट कॉस्ट कंप्राइजेस टू टाइप ऑफ कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट होती है द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट, यानी कॉस्ट ऑब्जेक्ट का नाम भी दिया जा सकता है प्रोडक्ट को। और दूसरी कॉस्ट कंपोनेंट है जी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट मीन्स द कॉस्ट दैट इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट, जिसको हम प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मिसलिनियस कॉस्ट होती है या सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस प्रोडक्ट्स रादर देन अ सिंगल प्रोडक्ट। और यूँ हम उसको किसी एक प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली क्वान्टिफाई या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसा कि हमने बात की कि इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट के साथ। तो अब इस तरह की कॉस्ट को जब हमने प्रोडक्ट को चार्ज करना है तो इसके लिए हमारे पास सर्टन मेथड्स अवेलेबल हैं। ट्रेडिशनली हम एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करते थे जिसके अंदर हम पहले से एक प्री डिटर्मिनेड बेसिस के ऊपर ओवरहेड्स को कैलकुलेट कर लेते थे और फिर प्रोडक्ट को चार्ज कर देते थे। लेकिन दूसरा मेथड जो आजकल चल रहा है और विच इज़ मोस्ट एक्यूरेट एंड यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर चार्जिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते थे, अभी तक करते आ रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली यूजिंग ए प्री डिटर्मिन्ड रेट। तो इसमें क्या होता था, टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट ले ली जाती थी और उसको किसी भी रीजनेबल बेसिस के साथ डिवाइड कर दिया जाता था। और यूजुअली जो बेसिस यूज़ की जाती थी वो टोटल लेबर आवर यूज होती थी। और यूँ हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर एक रेट कैलकुलेट कर लेते थे और फिर जिस प्रोडक्ट को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए जितने आर्स यूज़ होते थे उस आर की बेसिस पे इस प्री डिटर्मिन्ड रेट को यूज़ करते हुए उस कॉस्ट को एलोकेट कर दिया जाता था। इस ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म की गई जो बड़ी लॉजिकल थी। वो क्या थी जी? नंबर वन, एज्यूम ऑल ओवरहेड्स आर वॉल्यूम रिलेटेड। जब हमने टोटल कॉस्ट को टोटल लेबर आर के साथ डिवाइड कर दिया तो हमने यूं इस बात का फैसला किया कि सारे के सारे ओवरहेड्स जो हैं वो वॉल्यूम की बेस पर इनकर करते हैं और इसके अलावा उनकी कोई और रीजनेबल बेसिस नहीं हो सकती। नंबर टू है जी एलोकेशन इज बेस्ड आइदर फैक्ट्री वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। तो सिर्फ दो तरीके से हम एलोकेट कर सकते थे अपने इनडायरेक्ट ओवरहेड्स को या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और वो क्या था, या तो हम पूरी की पूरी फैक्ट्री के लिहाज से उसको तकसीम कर लेते थे या फिर हम एट द मोस्ट हम डिपार्टमेंट वाइज उसकी कैलकुलेशन की जा सकती थी। इसके अलावा फर्दर उसको क्लासिफाई करना या फर्दर उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करना उस तरीके में मुमकिन नहीं था। और इसके अलावा फिर इस अप्रोच के अंदर जो मेन फोकस था वो डिपार्टमेंट्स पे था रादर देन प्रोसेसेस। तो हम डिपार्टमेंटल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व थे, ना कि किसी प्रोसेस के अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट थी। और उसके बाद है जी फोकस ऑन कॉस्ट इनकर्ड नॉट ऑन द कॉज ऑफ द कॉस्ट। तो यहाँ पर कॉस्ट की बात होती थी कि इतनी कॉस्ट इनकर हो गई, इतना वॉल्यूम हो गया, इतने लेबर आर लग गए, किस किस डिपार्टमेंट में कितने लेबर आर लगे, उसकी बेसिस पे हर डिपार्टमेंट को या हर प्रोडक्ट को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज कर दिए जाते थे। लेकिन इस चीज़ की अहमियत को नज़रअंदाज कर दिया जाता था कि किसी भी कॉस्ट को इनकर करने की कॉज क्या, यानी कॉज ऑफ कॉस्ट को हम टोटली इग्नोर कर दिया जाता था इन दैट ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मेथड की खामियों को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा मेथड पेश किया गया जिसमें उन खामियों पर काबू पाने की कोशिश की गई और यूँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी ABC मेथड हमारे सामने आया फॉर द एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो दिस मेथड फोकसेस मोर ऑन कॉज ऑफ कॉस्ट रादर देन merely
वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट, यानी यहाँ पर उसने कॉस्ट की वजह के ऊपर ज़्यादा फोकस किया रादर देन सिर्फ इस बात पे कि जनाब कितनी कॉस्ट हो रही है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो लिहाजा उसने कॉज ऑफ कॉस्ट पे बात की। तो इसके बाद बात आती है इट रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड, यानी कि अब बात की जा रही है कि किसी प्रोडक्ट को, किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करते हुए कॉस्ट को एलोकेशन की जाए रादर देन जस्ट मियरली वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट। और इसके बाद हमें फ़ायदा क्या हुआ, इट रिजल्ट इन दी बेटर एंड फेयर एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, और यूँ इनडायरेक्ट कॉस्ट की एक बेहतर एलोकेशन हमारे सामने आई, और यूँ मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आर इजीली हैंडल्ड। इस मेथड के थ्रू फिर ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से हैंडल किया गया। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए कंपैरिजन करते हैं एबीसी सिस्टम का ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ। तो यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट पिक्चर में आपको कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट होती नज़र आ रही है और इसके दरमियान में कोई और स्टेप नहीं है। कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इन ट्रेडिशनल अप्रोच बाय यूजिंग सम प्रीडिटरमाइंड एलोकेशन रेट। और जबकि एबीसी के अंदर आपको तीन एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, यानी पहले कॉस्ट है, उसके बाद एक्टिविटीज़ हैं और उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं। यानी कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं हो रही, बल्कि फर्स्ट स्टेज में कॉस्ट इज एलोकेटेड टू द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर बीइंग परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़, रेलेवेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, और फिर उन एक्टिविटीज़ के ऊपर आने वाली कॉस्ट को उन प्रोडक्ट के साथ लिंक किया जा रहा है। और यूँ कॉस्ट एलोकेशन दो स्टेप्स में परफॉर्म की जा रही है और यूँ एक ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें कॉस्ट एलोकेशन का हासिल हो रहा है। व्हेन एबीसी मॉडल इज़ मोस्ट यूजफुल, किन हालात में एबीसी मॉडल जो है वो ज़्यादा मुफीद साबित होता है, तो वो फॉलोइंग सिचुएशन जिसमें एबीसी मॉडल इज़ मोस्ट यूजफुल। हाई ओवरहेड कॉस्ट इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा ओवरहेड कॉस्ट इन्वॉल्व हो किसी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही हो तो उसके लिए एबीसी मॉडल बेहतर है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपकी बड़ी पेचीदा किस्म की प्रोडक्शन हो रही है या प्रोडक्शन सिस्टम बड़ा पेचीदा है, या इसके अलावा अगर आपका करंट एलोकेशन सिस्टम जो है वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा, तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए एबीसी मेथड इज़ मोस्ट यूजफुल मेथड। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एबीसी प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एबीसी प्रोसेस के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम देख लेते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एबीसी प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप है जी आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई एक्टिविटीज़। उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें जो कि किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी हैं, और यूँ रेलेवेंट और इररेलेवेंट एक्टिविटीज़ के दरमियान फ़र्क करें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेशुमार एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, यहाँ हमने सिर्फ वो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो कि हमारी सर्टन प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लें और क्लासीफाई कर लें। नंबर 2 है जी एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उनके साथ उनकी एक सर्टन कॉस्ट आइडेंटिफाई कर दें कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर की जा रही है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, अच्छा इस अमल को पॉइंट नंबर 2 में एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ को हम एक्टिविटी कॉस्ट पूल भी बोलते हैं, यानी कि एक कॉस्ट का पूल बना दें एक्टिविटी वाइज। और उसके बाद आपने कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ईच एक्टिविटी, यानी अब आप एक्टिविटी को मेजर करें कि किसी भी एक्टिविटी की कितनी क्वांटिटी जो है वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, और उसकी बेस के ऊपर फिर आप एक कॉस्ट रेट डिटरमिन करें जिसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। एंड देन आफ्टर डूइंग दिस स्टेप आप क्या करें, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को या उस एक्टिविटी की जो कॉस्ट आपने आइडेंटिफाई की है इन स्टेप नंबर 3, उसको आप एलोकेट कर दें उस प्रोडक्ट के साथ। और यूं आपका ये 4 स्टेप का प्रोसेस जिसमें आपने एक्टिविटीज़ की आइडेंटिफिकेशन से लेके उनकी कॉस्टिंग से लेके अब आपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ यूज़ हो रही हैं उनके हिसाब से उसकी कॉस्ट को आप प्रोडक्ट को चार्ज करें, और यूं एक बेहतर कॉस्ट एलोकेशन आपके सामने आएगी। पहले स्टेप की बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को एक लिस्ट की सूरत में अरेंज कर लें और उसको देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे परचेज ऑफ मटेरियल है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, प्रोडक्शन स्केजुलिंग है, रिस्पांस टू द कस्टमर, इंस्पेक्शन ऑफ द आइटम्स एंड इम्प्रूव
प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। इस तरह की वो तमाम एक्टिविटीज़ जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती हैं उनकी एक लिस्ट बना लें और उनको एक तरतीब में अरेंज कर लें। क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ में फर्दर हम देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें हम किस तरह से आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट लेवल पे, वो लेवल इस लेवल के ऊपर उन एक्टिविटीज़ को अरेंज किया जाएगा जो किसी भी यूनिट की प्रोडक्शन के लिए हर दफ़ा परफॉर्म की जाती हैं। वो तमाम एक्टिविटीज़ नोट डाउन कर ली जाएंगी। उसके बाद आता है जी बैच लेवल पे। जब भी आप कोई प्रोडक्शन बैचेस के अंदर करते हैं तो उसके लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उनको भी पॉइंट आउट कर लीजिए। उसके बाद आ जाता है जी प्रोडक्ट लेवल। ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी फैक्ट्री में मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और कभी आप CD70 बनाते हैं और कभी आप 125 बनाते हैं, तो जब CD70 बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगी और करनी पड़ेंगी, और जब आप प्रोडक्ट को चेंज करके 125 की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी। और यूँ आप उन एक्टिविटीज़ को भी पॉइंट आउट कर लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए। फिर आती है कस्टमर लेवल एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर आपकी वो तमाम कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और पॉइंट आउट कर लीजिए। और उसके बाद आती हैं फैसिलिटी लेवल यानी रेजोनरी हेड, यानी वो तमाम एक्टिविटीज़ जो इनमें से किसी जगह पर भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकती उनको आप फिर एक फैसिलिटी लेवल के ऊपर आइडेंटिफाई कीजिए और लिस्ट डाउन करके उनको तरतीब दे लीजिए। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक्टिविटीज़ और उनकी रेलेवेंट बेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें जहां पर कुछ बेबी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और उन बेबी प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद कंटेनर्स के अंदर पैक किया जाता है और फिर सेल कर दिया जाता है। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ हमें डिफरेंट लेवल्स पे रिक्वायर्ड होंगी उनको ज़रा देखते हैं। यूनिट लेवल पे हमें क्या एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होंगी? एक्वायर एंड यूज़ ऑफ मटेरियल फॉर कंटेनर्स एंड एक्वायर एंड यूज़ ऑफ मटेरियल फॉर बेबी प्रोडक्ट्स। तो इनको अगर हमने मेजर करना है, क्वांटिफाई करना है, तो इसके लिए हमारे पास बेसिस होंगी जी नंबर ऑफ कंटेनर्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की। यानी इसके ऊपर कॉस्ट एलोकेशन हम नंबर ऑफ कंटेनर्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बेस पे करेंगे। नेक्स्ट है जी बैच लेवल के ऊपर हमारे पास जो एक्टिविटीज सामने आएंगी वो है सेटअप मैनुअली कंट्रोल मशीन्स एंड सेटअप कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स। तो इनके लिए हमें जो बेसिस रिक्वायर्ड होंगी वो नंबर ऑफ बैचेस ऑफ कंटेनर्स एंड नंबर ऑफ बैचेस फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद आ जाता है जी प्रोडक्ट लेवल के ऊपर हमारी क्या एक्टिविटीज़ होंगी? डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मोल्ड्स, यूज़ मैनुअली कंट्रोल मशीन्स एंड यूज़ कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स। और इनके लिए जो रेलेवेंट बेसिस होंगी वो नंबर ऑफ मोल्ड्स रिक्वायर्ड, कितने कितने मोल्ड रिक्वायर्ड हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसके बेस पे कॉस्ट एलोकेशन होगी। उसके बाद है जी मैनुअली कंट्रोल मशीन के लिए प्रोडक्ट टाइप यानी कंटेनर्स कितने हैं जी, और यूँ प्रोडक्ट टाइप के लिए दूसरी प्रोडक्ट के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को देखना पड़ेगा और यूं हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की एलोकेशन करेंगे प्रोडक्ट लेवल के ऊपर। ये हमारी रेलेवेंट बेसिस हैं। उसके बाद आता है जी कस्टमर लेवल के ऊपर हमने कंसल्ट कस्टमर्स, कस्टमर से रब्ता करना है और प्रोवाइड वेयर हाउस फॉर कस्टमर्स, और कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने से पहले उसको हमने स्टोर भी करना है। तो इसके लिए जो रेलेवेंट बेसिस होंगी वो नंबर ऑफ कंसल्टेशंस, कितने कस्टमर से आप रब्ता करते हैं, और अगर आपको वेयर हाउसिंग की बात करें तो उसके लिए आपको क्यूबिक फीट की जो है वो स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी बेस होगी कैलकुलेशन के लिए। और उसके बाद जी फैसिलिटी लेवल पे हमने वर्कर्स को जब मैनेज करना है तो हमने उनकी सैलरीज को एज ए बेस फॉर एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट लेना है। तो यूँ हमने एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के जरिए देखा कि किस लेवल के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ पॉसिबली हो सकती हैं और उनके अगेंस्ट हम उनको मेजर करने के लिए क्या बेसिस यूज़ कर सकते हैं जी। एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि एस्टिमेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच एक्टिविटी, किस तरह जो है वो हर एक्टिविटी के साथ कॉस्ट को एलोकेट किया जाएगा, यानी कॉस्ट पूल बनाया जाएगा। अब आप देखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड आ रहा है, सबसे पहला जो टेबल है उसमें दो कॉलम्स हैं, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाईज, ट्रैवलिंग और टोटल 7,25,000। ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सैलरी वाइज, डेप्रिसिएशन वाइज, इलेक्ट्रिसिटीज़ वाइज हम मुख्तलिफ हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस को इकट्ठा करते हैं और अपने एक्सपेंसेस की एक डिटेल बनाते हैं। और अगर इस रिकॉर्ड को शिफ्ट किया जाए, कन्वर्ट किया जाए एक्टिविटी बेस्ड रिकॉर्ड में, तो हमारे पास टेबल नंबर 2 सामने आता है जिसमें आपने अगर सैलरीज को डिफाइन करना है तो आपने देखना है कि सैलरीज जो है वो किन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए दी जा रही हैं, यानी बिजनेस डेवलपमेंट जो किया जा रहा है उसके लिए कितनी सैलरीज का पोर्शन एलोकेट हो रहा है,
मेंटेनिंग प्रेजेंट गुड्स हैं, परचेजिंग रॉ मटेरियल है, सेटअप मशीन्स हैं, रनिंग कॉस्ट हैं और रिजॉल्व क्वालिटी प्रॉब्लम्स। इन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर आपकी जो सैलरीज हैं 3,13,000 की, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और यूँ आपने डेप्रिसिएशन को, इलेक्ट्रिसिटी को, सप्लाईज को और ट्रैवलिंग को भी एलोकेट कर देना है अगेंस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच आर बीइंग परफॉर्म्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। टेबल को देखते हुए आप देखें कि कॉलम नंबर 4 और 5 के अंदर लास्ट 2 कॉलम्स में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो रही किसी एक ख़ास एक्सपेंस हेड में, उनको हम फिर उन एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट एलोकेशन भी नहीं है। जिस तरह सप्लाईज जो हैं वो बिजनेस डेवलपमेंट में और सेटअप मशीन्स में, रनिंग मशीन्स में ये यूज़ नहीं हो रही, तो लिहाजा वहाँ पर इनकी एलोकेशन भी बिल्कुल नहीं हो रही। ये एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ मेंटेनिंग प्रेजेंट बिजनेस में है और परचेजिंग मटेरियल में, यानी जहाँ पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो कॉस्ट सिर्फ उसी जगह पर एलोकेट की जाएगी। और यूँ हम एक कॉलम वाइज जो टोटल हमारे सामने आएगा वो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को शो करेगा, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी वाइज जो कॉस्ट एलोकेशन हमारी हो गई, ये हो गई आपकी रो वाइज टोटल के अंदर आपकी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू दी बिजनेस एक्टिविटीज को जो है ना, अब आपने हर एक एक्टिविटी को एक कॉस्ट एलोकेट कर दी। यानी ये वो दूसरा स्टेप है जिसमें आपने टोटल कॉस्ट को एलोकेट कर दिया इन दी डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ में। अब इन एक्टिविटीज़ को हम रिलेट कर देंगे अपनी प्रोडक्ट के साथ और यूँ हमारी ABC कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखते हैं और मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे ABC कॉस्टिंग के थर्ड स्टेप के बारे में, यानी डिटरमिन कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट यानी किस रेट पे, किस परसेंटेज पे हम जो है वो एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को चार्ज करेंगे प्रोडक्ट को। अब हम वो देखते हैं जी। कॉस्ट ड्राइवर रेट इज इक्वल टू द एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी वॉल्यूम। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की टोटल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय उस एक्टिविटी का वॉल्यूम जो है वो हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट प्रोवाइड करेगा। यानी इसको दूसरे लफ्जों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी के एक यूनिट की कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट ऑफ आउटपुट हम डिटरमिन कर लेंगे। और यूँ हमारा स्टेप नंबर 3 हमें कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह हमने जो है वो अब तक ये 3 प्रोसेस जो हैं वो 3 स्टेप्स परफॉर्म किए हैं और अपने कॉस्ट ड्राइवर रेट तक पहुंच गए हैं। एक्टिविटीज़ के अंदर आपको यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट लेवल, कस्टमर लेवल और फैसिलिटी लेवल की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह ड्राइवर्स या बेसिस, जिनकी बेसिस पे हमने इनको एलोकेट करना है, वो बेसिस भी हमारे सामने आ चुकी। एक्टिविटी कॉस्ट और एक्टिविटी वॉल्यूम के 2 कॉलम हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में यूज़ किया और उनकी मदद से हमने एक कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट किया विच इज़ शोन इन दी लास्ट कॉलम। हर एक्टिविटी के अगेंस्ट अब हमने कॉस्ट पूल बना लिया और उस एक्टिविटी की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर दिया पर यूनिट ऑफ दैट एक्टिविटी परफॉर्म्ड। अब हम मूव करते हैं ABC कॉस्टिंग के आखिरी स्टेप की तरफ, यानी एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट की फाइनल स्टेज, एसेटेनिंग कॉस्ट की तरफ। तो ये हमने देखा पहला कॉलम एक्टिविटीज़ को शो कर रहा है और उसके बाद एवरेज रेट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, लास्ट कॉलम जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। अब हमने देखने कि हमारी एक्टिविटीज़ जो हर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, उसका इंडिविजुअल वॉल्यूम कितना है। जिस तरह यूनिट लेवल के ऊपर हमारा फर्स्ट स्टेज के ऊपर 12 लाख का वॉल्यूम है और दूसरी स्टेज के ऊपर 7,000 का वॉल्यूम है। तो जितना जितना हमारा रेट है 0.04 इंटू 12 लाख, तो ये हमारे पास 48,000 आ गया कंटेनर्स के लिए और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7,000, यूँ ये 70,000 हमारी प्रोडक्ट एलोकेशन हो जाएगी। यूनिट लेवल के ऊपर हमारी इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ की एलोकेशन हो जाएगी और इसी तरह बाकी एक्टिविटीज़ को भी हम उस रेट को रेलेवेंट वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट एलोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सारे मेथड का एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं हम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ओवरव्यू या समरी देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल द एक्टिविटीज़ रेलेवेंट टू द गिवन प्रोडक्ट और सर्विसेज। सिर्फ रेलेवेंट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें किसी एक प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद डिटरमिन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच एक्टिविटी आर बीइंग यूज्ड फॉर द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको हर एक्टिविटी का कितना वॉल्यूम या कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है वो डिटरमिन कर लें। और थर्ड स्टेज में आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करें बाय यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक ब्रीफ सा सेशन ख़त्म हुआ।
ABC कॉस्टिंग कहाँ पर यूज़ होती है, किन जगहों पे इसका इस्तेमाल बेहतर है जी? बजटिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड कॉस्ट रिडक्शन वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल हमारे लिए यूज़फुल होता है। थी जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर मज़ीद किसी टॉपिक पे आप कोई वीडियो देखना चाहें तो हमें ज़रूर मैसेज करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ लेके आ सकें। थैंक यू वेरी मच।